छत्तीसगढ़ में आज जबरदस्त तरीके से गहमा गहमी रही। कांग्रेस की हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें कुमारी शैलजा जो कि प्रभारी हैं, अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के पहुंचती हैं रायपुर। आनन फानन में बिना प्रोटोकॉल के वो पहुंचती हैं कांग्रेस सीएम हाउस, और सीएम हाउस में जाकर के एक बड़ी बैठक होती है। वहां पर बड़ी बैठक में तमाम नेताओं को बुलाया जाता है। किसे बुलाया जाता है ये समझिए। चरणदास महंत आते हैं, पहुंचते हैं वहां पर। मोहन मरकाम जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, टीएस सिंहदेव साहब को भी बुलाया जाता है। आप कहेंगे बड़े नेताओं की मीटिंग है, छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरे बुला लिए गए। लेकिन दूसरे पक्ष का यह कहना है, कुछ लोगों का यह कहना है कि यह सीएम के साथ करने बैठक जो हुई है, इसमें उनके कांग्रेस के जो 2-3-4 अलग अलग ध्रुव हैं, जो अलग अलग गुट हैं, उनके लोगों को बुलाया गया और इनके साथ एक बैठक की गई। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत समझदारी की बात है कि जब इतनी इमरजेंसी मीटिंग की गई तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो खास रहा होगा। लेकिन बाहर निकलकर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यह कह दिया गया था कि मीडिया को कुछ भी जानकारी नहीं देनी है। बाहर निकलकर यह कहा गया कि हम तो चुनाव पर रणनीति बना रहे थे, लेकिन स्क्रिप्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मोहन मरकाम साहब कह रहे हैं कि हम 21 तारीख से भरोसे का सम्मेलन शुरू करेंगे, इस पर हमारी चर्चा हुई है। और उधर टीएस सिंहदेव साहब कह गए कि नहीं, हमने तो चुनाव की रणनीति बनाई है, संभागीय स्तर की बैठक होंगी, उस पर चर्चा हुई है। मतलब असल बात नहीं बताना है, पर मीडिया को क्या बताना है, शायद इसमें थोड़ा घालमेल हो गया। इतनी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और अलग अलग धड़ों को बुला करके बात की गई। यह भी कहा जा रहा है मोहन मरकाम की तरफ से कि साफ तौर पर कहा गया है कि सबको साथ मिलकर काम करना है। आपको पता है कि इस बीच में नेतृत्व परिवर्तन संगठन में उसके बदलने को लेकर के बहुत सारी बातें उड़ रही हैं। उधर बीजेपी की बात करें तो उसकी भी आज कार्य समिति की बड़ी बैठक हुई, जिसमें भूपेश बघेल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर उनसे इस्तीफे की मांग कर ली गई शराब घोटाले को लेकर। वहां पर रणनीति बन रही है कि बस्तर से कैसे शुरुआत की जाएगी सरकार को घेरने की। तो बैठकों का दौर चल रहा है और इन बैठकों से क्या आएगा निकल कर हाथ, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो मीटिंग के अंदर, कांग्रेस की इमरजेंसी मीटिंग के अंदर जो कि शैलजा जो प्रभारी है कुमारी शैलजा, उन्होंने ली है, उसमें जो बात हुई है वो शायद नहीं बतानी है, ये तो बता दिया गया, पर क्या बताना है ये शायद मिस हो गया। इसलिए दो बड़े नेता मीटिंग में क्या करके आए हैं, दो अलग अलग बयान सुनिए। टीएस सिंहदेव साहब, मोहन मरकाम साहब क्या कहना है, सुनिए। विशेष पूरा कि चुनाव की अब तैयारी के लिए एक पूर्ण स्ट्रेटेजी बना के कैसे काम करना, संभागीय कार्यकर्ताओं की बैठक होंगी जिसमें ब्लॉक लेवल के, जोन लेवल के, सेक्टर लेवल के पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा, जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा ब्लॉक इत्यादि लेवल के, और हर 5 संभाग में ये प्रथम दौर में ये बैठकें होंगी। द्वितीय दौर में इसके बाद में सभी प्रभारी मंत्रियों के लिए इस बात की चर्चा हुई कि अनिवार्य रूप से हर महीने एक बैठक उनको अपने प्रभार के जिलों में लेनी ही है और कार्यकर्ताओं से भी मिलना और उसके बाद अगले दिन बैठक लेना। तो आने वाले दिनों में संगठन की गतिविधियों और रणनीतियों पे विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के एरिया में भरोसे का सम्मेलन, सरकारी सम्मेलन होगा, जिसमें जितने भी राजीव गांधी जो देने हैं, किसानों को देना है, उसके बारे में। और 26 तारीख से संभागीय सम्मेलन बस्तर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो आने वाले 2023 के लिए संगठन स्तर पर उसके लिए। उधर शिवरतन शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज हमने कार्य समिति की बैठक की और उसमें हमने तय कर लिया है कि अब निंदा प्रस्ताव ला करके इनसे भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की जाएगी। शराब घोटाले को लेकर हमलावर होना चाह रही है बीजेपी, सुनिए जरा। आज की बैठक में पार्टी ने भूपेश सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव करते हुए भूपेश से इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हम जो आरोप लगाते थे वो आरोप प्रमाण सहित ईडी ने पकड़े हैं, और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पिछले 6 महीने से ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो
राजनेता हो चाहे लाइजनर हो, किसी की भी जमानत नहीं हुई है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल आपके सामने ये रहे। कांग्रेस की इमरजेंसी मीटिंग के क्या मायने? क्या आलाकमान जुट गया सारे गुट साधने? बीजेपी ने करप्शन के मुद्दे पर सरकार को घेरा, शराब घोटाले पर बघेल से मांगा इस्तीफा। चुनावी समर की तैयारी पूरी, बीजेपी कांग्रेस में से किसकी रणनीति पड़ेगी भारी? यह भी बड़ा सवाल है। राजस्थान कर्नाटक की गुटबाजी का इंपैक्ट, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस हुई सचेत, यह सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हम आज बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए एक एक करके आपसे तारुफ करा देता हूं। आज हमारे साथ पीसीसी के महामंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता, भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांदी साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी हमारे इस खास डिबेट में। और राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ की नब्ज को समझने वाले जाने माने चेहरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम अवतार तिवारी जी, स्वागत करता हूं सर आपका। चंद्रशेखर शुक्ला जी, यह कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से अंदर ही अंदर चीजें पक रही थीं और कर्नाटक और राजस्थान में जिस तरह से चीजें हुई उसके बाद अचानक से कहा गया, कुमारी शैलजा जी 6 दिन पहले ही लौटी थी मेरे हिसाब से मीटिंग करके, और जब वो आई थी मीटिंग करने तो आप लोगों ने हमें सबको बता दिया था कि मीटिंग होगी, बैठक होगी, शैलजा जी आ रही हैं। आज वो अचानक से पहुंचती हैं, आनंद फानन में एक बड़ी मीटिंग होती है और ये कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे गुट, चाहे वो चरणदास महंत हो, टीएस सिंहदेव साहब हो, मोहन मरकाम जी हो, भूपेश बघेल जी हो, यानी सभी लोगों को साथ बैठा करके सख्त हिदायत दे दी गई है कि सबको साथ ही काम करना है। क्या यही हुआ है या वही चुनावी रणनीति की बात जो कही गई है 2 नेताओं की तरफ से, वैसी आप बताएंगे? नहीं, देखिए अभिलाष जी, छोटे से चावल को उबाल के उसको पुलाव बना के सुगंधित करना पत्रकारों का काम है और वो आज आप लोगों ने बखूबी किया। शैलजा जी पिछले बार आती थी, कार्यकर्ताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, महापौरों के साथ बैठक करती तो उसकी जानकारी हम आप देते थे। इसी तरह 2 दिन पहले, पिछली रविवार को ही ये तय हो गया था कि शैलजा जी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी पार्टी की जो हाई लेवल कमेटी जिसको सोनिया जी ने बनाया था समन्वय के उद्देश्य से संगठन और सत्ता में, उसकी बैठक लेंगी, ये तय हो गई था पिछले रविवार को। आज मंगलवार है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य थे उनको बता दिया गया था कि आपको आज रहना है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की तरह शैलजा जी आई, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ली और बैठक लाजमी भी है क्योंकि सामने चुनाव है और चुनावी वर्ष में हमारा जो छत्तीसगढ़ मॉडल है पूरे देश में सराहा जा रहा है, चाहे वो किसानों के लिए हमारे कार्य हो, चाहे वो नरवा गरवा घुरवा बारी योजना हो, हमारी गोबर योजना को यूपी अपना रहा है, हमारी योजनाओं को मध्य प्रदेश स्वीकार कर रहा है, पूरा देश हमारी योजनाओं को बड़े ललायत होकर देख रहा है, कर्नाटक में भी हमारा मॉडल चला है। तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर एक अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर इस बात का है कि हमने जो पिछला प्रदर्शन किया था, जिसका हमने संकल्प भी लिया है कि हमको इस बार उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना है। मतलब 14वीं नहीं देना चाहते मेरिटोरियस है, मेरिटोरियस लोगों को ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। हाँ चंद्रशेखर जी, मतलब ये एक्सपेक्टेशन का बहुत ज्यादा है कांग्रेस के ऊपर, की वजह से हमें ज्यादा तैयारी करनी है। तो आप 14 सीट भी नहीं देंगे विपक्ष को? तौर पर हमारी जो तैयारियां हैं वो बड़ी ना एक इनोवा में 7 लोग बैठ के जाएंगे, इतनी व्यवस्था करेंगे। चलिए ठीक है, एक इनोवा में 7 विधायक। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जरूर देंगे क्योंकि हम विपक्ष विहीन भाजपा नहीं चाहते। हाँ चलिए ठीक है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी साहब, एक इनोवा दे रहे हैं आपको, 7 लोगों को बैठाना, उसकी तैयारी है कह रहे हैं। बाकी पुलाव रायता आप लोग ने फैला लिया है ना। ठीक है सर, हम लोग के जो रायते फैलते हैं बाद में वो सच निकल जाते हैं सर, दिक्कत ये हो जाती है। चलिए कृष्णमूर्ति बांदी साहब आपके पास आता हूं। सर, आप लोगों ने आज निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ, शराब घोटाले पर आप घेर रहे हैं, हमलावर हैं। उधर मुझे पता चला 21 मई से आप गौठानों का निरीक्षण करने जा रहे हैं। कोयला घोटाले को लेकर आप हमलावर ऑलरेडी हैं, चावल घोटाले को लेकर आप लोगों ने एक नई जांच एजेंसी बुलाई रखी है। ये 7 विधायक पे लाके छोड़ना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नियत ये है कि सारों को जेल में भेज दो, कोई बचे ही ना यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। अभिलाष जी, एक तो निश्चित तौर पर जो चंद्रशेखर भाई ने कहा कि हम लोग 7 लोग आएंगे, एक इनोवा में आएंगे, तो ये उनका अहंकार का एक प्रदर्शन है, उनकी अहंकार वाली बातचीत है। हम लोग
प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति हुआ, प्रदेश कार्य समिति, इसमें जो कांग्रेस ने गिन गिन करके जो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ धोखा दिया है, जो कोयले का घोटाला किया है, चावल का घोटाला किया है, नल जल मिशन में गरीब लोगों के पास पानी नहीं पहुंच पा रहा है, इन सब बातों को लेकर के छत्तीसगढ़ में हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग सभी के सभी है जो हम जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस के जो वादा खिलाफी किया है, शराब में जिस तरीके से लोगों को घोटाला किया है, शराब का जो जिस तरीके से रेट बढ़ा करके उस रेटों को भी किस तरीके से कांग्रेस ने अपने उपयोग में लाया है, इन सब बातों को प्रमाण लेकर के जाएंगे। और जिस गोठान की कार्य योजना है, हम नहीं, एक बात स्पष्ट कहते हैं कि गाय का संरक्षण होना चाहिए। गाय हमारे कई मामलों में हमारे जीवन से जुड़ा हुआ पक्ष है, हम उस पर सभी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो प्रबंधन है, जिस तरीके से प्रबंधन है और गाय और गोठान जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जहां जिस तरीके से ग्राम पंचायतों का, सरपंचों का जो मूलभूत का पैसा खींच करके उसको गोठान में डाला जा रहा है, इन सब बातों को लेकर के हम गोठान में भी जाएंगे और उस सोसाइटी में भी जाएंगे जहां पे धान खरीदी का जो बातचीत चलती है कि किस तरह से किसानों को बांधी जी कहीं ये दबाव तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने न्याय योजना को लगभग एज इट इज अपना लिया, कहा हम गोबर खरीद लेंगे, गौमूत्र भी खरीद लेंगे। उधर योगी सरकार पहले ही इसकी तारीफ कर चुकी है, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश इलेक्शन में कह चुके हैं कि गोबर खरीद के किसानों को आर्थिक संबलता हम देंगे। तो कहीं अब आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं आ रहा चुनाव से पहले कि ये इनकी फ्लैगशिप योजना है और इसकी पोल खोलनी पड़ेगी, इसको हमें पंचर करना पड़ेगा वरना ये भारी पड़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी के राजू इसे अपनाते जा रहे हैं। तो कहीं इसलिए तो आप लोग पीछे नहीं पड़े, क्योंकि ये 3 साल से चल रही थी और अचानक से अब जब आप गौठान का निरीक्षण करने आप जा रहे हैं चुनाव से ठीक पहले। हम तो शुरू से विधानसभा स्तर पर भी बता रहे हैं कि ये गोठान के आड़ में गायों का संरक्षण की बातचीत नहीं है, हम उसको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से गोठान के आड़ में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, अपने लोगों को चिन्ह चिन्ह करके उपकृत करने की बातचीत चल रही वहां पर। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि गोठान कैसे बहता है, बरसात में गोठान बह करके भ्रष्टाचार को बना रहा है। ग्राम पंचायतों के पैसों का जो वहां पर एक औसतन 10,000 गोठान का यहां पर है और प्रत्येक गोठान में औसतन 25 लाख रुपए अगर खर्चा किया हो गया हो तो आप अंदाज लगा लीजिए कितना पैसा गया है। और वो पैसा किसका पैसा है? जो ग्राम पंचायत उपयोग करते हैं वो 14-15 वित्त का पैसा, रोजगार गारंटी का पैसा और है डीएमएफ का पैसा। इन पैसों का उपयोग क्या बोले कि वहां पे दुरुपयोग कर रहा है। और गाय का संरक्षण निश्चित तौर पर हम उसके पक्षधर हैं। गोबर की बात चाहिए, पशुधन से जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ है। इसका संरक्षण की बात, लेकिन प्रक्रिया बहुत ही गलत प्रक्रिया किया जा रहा है, जिसका परिणाम, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को लोगों को नहीं मिल रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार उनके स्वरूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, रामावतार तिवारी जी मैं आपके पास आता हूं। कांग्रेस की जो अचानक बैठक हुई है, अब देखिए कह रहे हैं साहब चंद्रशेखर जी कि आप लोगों ने बेवजह का इसको इतना बड़ा तिल का ताड़ बना दिया, लेकिन क्या आपको लगता है सामान्य बैठक थी, अचानक से आकर के तमाम गुटों के साथ बैठक ले लेना बिना किसी पूर्व सूचना के? क्या आपको लग रहा है ये सामान्य बैठक थी? देखिए, कांग्रेस की जो कमी रहती है वो गुटबाजी है। तो अब जो समय कर्नाटक चुनाव के बाद आ गया है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को एकजुट किया जाए, उनको मैदान में उतारा जाए, उनको तवज्जो दिया जाए। इसलिए जो ये बैठक है, जो एक कमेटी है, उसकी बैठक हो नहीं रही थी, उस पर प्लानिंग बन नहीं रही थी। तो अब प्रभारी जो है सलेजा काफी सक्रिय है और पहले निचले स्तर तक समझी हैं कि क्या स्थितियां हैं कांग्रेस की योजनाओं की, संगठन की, उसके बाद बड़े नेताओं पर जा रही है। तो नीचे से होते हुए जो फीडबैक मिला है उसके बाद कैसे प्लान बनाया जाए और कैसे एकजुट किया जाए। तो एक चुनाव की जो तैयारी है ये, दूसरी तरफ उनकी जो योजना है जिसका दम्भ भूपेश बघेल जी भरते हैं, हमारी योजनाओं के कारण हम डायरेक्ट बेनिफिट योजना है, इससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। तो उन योजनाओं का धरातली स्थिति क्या है, ये बड़े नेताओं को एकजुट करके
दिखाने की कोशिश इस बैठक में की गई है, क्योंकि इसमें ईडी की जांच चल रही है, बड़े बड़े घपले घोटाले निकल रहे हैं। तो ऐसे में अचानक ये बैठक होने के कारण अब बाकी लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये बैठक सीएम हाउस में होगी, तो इसलिए ये मीडिया में और बाकी लोगों के बीच ये जिज्ञासा का विषय बना रहा कि और कुछ तो नहीं है, संगठन में फेरबदल तो नहीं हो रहा है, मंत्रिमंडल में कई ऐसी बातें जो है। लेकिन रामावतार तिवारी जी, आपने महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ दिया। रामावतार तिवारी जी, मुझे ये बताइए, तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि संगठन में फेरबदल की जो अटकलें ये फिलहाल थम गई हैं? आपको लगता है कि नहीं, अंतिम दौर में पहुंच गई? देखिए, संगठन में फेरबदल करना नहीं करना ये ऊपर से नीचे तक समझेंगे, क्योंकि मोहन मरकाम जी विधायक हैं, विधायक चुनाव लड़ना है। ऐसे में किसी ऐसे आदमी को नेतृत्व सौंपा जा सकता है जो फुल टाइम चुनाव के समय पूरा प्रदेश का दौरा कर सके, सम्मेलन कर सके और बेहतर तरीके से काम कर सके। तो क्या मोहन मरकाम जी को अपने विधानसभा क्षेत्र में ध्यान देना या प्रदेश में, ये विषय तो है। और संगठन के चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत तो महसूस हो रही है। अब उसको कितना कर पाते हैं, उसमें गुटबाजी कितना है नहीं है, ये आगामी दिनों पता चलेगा। ठीक है, चंद्रशेखर शुक्ला जी, मैं आपके पास आता हूं। चंद्रशेखर जी, मुझे ये बताइए, ईडी का इतना दबाव है, केंद्रीय खाद्य विभाग की जांच एजेंसी, जांच टीम जो है वो आपके पास आकर के बैठ गई है चावल घोटाले को लेकर, शराब घोटाले में एक के बाद एक अब गिरफ्तारियां हुई हैं और कहा जा रहा है और गिरफ्तारी हो सकती हैं, कुछ सबूत मिल गए हैं। ऐसे दबाव के बीच आपको कितनी दिक्कतें आ रही हैं अपने चुनाव प्रबंधन को लेकर के, चुनावी रणनीति को लेकर के? क्या वाकई में आपको दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ रही है इस वक्त? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने राजनीतिक पक्ष की ओर से विपक्ष की भूमिका तो निभा नहीं पा रही है, और निश्चित तौर पर इसीलिए दिल्ली से ईडी को बुला के कांग्रेस को यथासंभव यथाश्रेष्ठ परेशान करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी और वो तब के निकली थी, निश्चित तौर पर कांग्रेस भी तब के निकलेगी। 44,000 करोड़ का शराब घोटाला तो खुद रमन सिंह की सरकार ने किया था। इसको तो सीएजी महालेखाकार नियंत्रक भारत सरकार ने भी लिखित में कहा 3 साल कि लगातार 3 साल में 4400 करोड़ का घोटाला हुआ है। हमारे को तो उल्टा सीएजी ने क्लीन चिट दिया कि हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमारे तो राजस्व बढ़ा है। 9 साल तक एक अधिकारी को एक्सटेंशन देना। और देखिए, शराब जो बेवरेज निगम था, जो नीति उन्होंने बनाई, उस नीति में 1 रुपए का भी परिवर्तन कांग्रेस सरकार, यहाँ तक कि ना ट्रांसपोर्टर, ना ठेकेदार, ना दुकानदार, ना दर, ना कीमत, ना अधिकारी, वही लोग काम कर रहे थे जिन्होंने 2017 में रमन सिंह ने किया था। तो कैसे घोटाला, कहाँ घोटाला, किस बात का घोटाला? हाँ, प्रमाणित तथ्य जो है वो सीएजी की रिपोर्ट है, जो कहती है कि भाजपा शासनकाल में 4400 करोड़ का घोटाला हुआ था। ठीक है, रह गई बात कोल की, तो कोल की बात हो चाहे जिसकी भी बात हो, हम तो चाहते हैं कि आइए और आप हमारा जांच कीजिए और हम अग्नि परीक्षा में तब के निकलेंगे। आप प्रमाणित कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक दुखद बयान शिवरतन शर्मा जी का मैं सोच रहा हूँ कि जमानत नहीं हो पा रहा है। अरे जमानत नहीं हो पा रहा तो आरोप भी तो नहीं, आप तथ्य, आप आरोप पत्र भी तो दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास इतने तथ्य भी तो नहीं है कि आप आरोप पत्र दाखिल कर सके। तो जब आरोप पत्र ही नहीं दाखिल कर पा रहे तो आप कैसे लोगों को सजा सुना दे रहे हैं? ठीक है, इस प्रकार की काल्पनिक बातें और इस प्रकार की सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने समय समय में हर उन राज्यों में किया जहां उनकी सरकार नहीं बनने वाली, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पंजाब, और ये इस टाइप की हरकत करना भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति बन गई। ठीक है, सीबीआई का, ईडी का, सीडी का, डीडी का, ये सब का दुरुपयोग करती है। ठीक है, और गांधी जी अचानक, अभी मैं थोड़ा सा समझ लूंगा अभिलाष जी, थोड़ा समझ लूंगा। अभिलाष, आपने माननीय गांधी जी को पर्याप्त समय दिया था, उन्होंने गौठान योजना की निंदा की। मैं आपको बता दूं कि आप आइए गौठान में, आपका स्वागत है। गौठान योजना भ्रष्टाचार के प्रति, गौठान योजना में तो हमने एक भी बजट नहीं रखा। जो काम हुआ है वो पंचायतों के थ्रू, वहां के समाज सेवी संस्थाओं के थ्रू हुआ है। तो निश्चित, और आज देखिए 10,000 गौठान में लगभग 1300 से ज्यादा गौठान स्वावलंबी बन गए। स्वावलंबी का बनने का राज्य सरकार पर निर्भर नहीं है, वो अपनी खुद अर्निंग कर रहे हैं। हमारा वर्मी कंपोस्ट किसी भी यूरिया और डीएपी और रासायनिक खाद से बेहतर है। हमने वो करके दिखाया। हमारे आत्मानंद स्कूल, हमारे अस्पताल, हमारी योजनाएं जो हमारी फ्लैगशिप है वो इतनी आकर्षक है और इतनी अच्छी हैं
ठीक है। जो आज प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। हमने तो सबको छत्तीसगढ़ियावाद संस्कृति सिखाई। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जितने लगातार ठीक है सर। निरंतर 15 साल शोषण चंद्रशेखर किया, जी, ठीक है। दोहन किया, छत्तीसगढ़ को लूट डाला। ठीक है सर। कोयले के नाम पे लेमरू को खोद डाला। जो हाथी घूम रहे हैं गली गली में, इनकी देन है। ठीक है। और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर ठीक बजाय है टोटे शुक्ला जी, पे मुझे कहानियां बांदी जी डॉक्टर साहब के पास आने दीजिए। डॉक्टर बांदी, एक सवाल तो देखिए हमारे मन में भी है हाँ, निश्चित कि गौठान को लेकर के अगर आपके पास कोई तथ्य है तो आप फिर गौठानों का निरीक्षण करने क्यों जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि आपके पास कोयले को लेकर तथ्य था तो कोयले के लिए सीधे जांच एजेंसी आई, जांच की, जो घोटालेबाज लगे उनको उठाकर ले गई। आपको शराब को लेकर था, आपने आकर के जांच करवाई, जांच एजेंसी ने शराब घोटाले को लेकर जांच की, जो जिसकी गिरफ्तारी करनी थी करके चली गई। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये घोटाला हो गया नहीं, क्योंकि इसमें कोई बजट ही नहीं है ना। एक मिनट अभिलाष जी, एक लाइन। हाँ अभिलाष जी, एक लाइन। हाँ सर, वो यही तो कह रहे हैं। गरुआ घुरुआ बारी गौठान योजना में 1 रुपए का सरकारी बजट नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। चंद्रशेखर जी इसी को घोटाला कह रहे हैं। का सरकारी बजट चंद्रशेखर जी, ये इसी को घोटाला कह रहे हैं कि आप पैसा पंचायतों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है ना। चंद्रशेखर जी वो कह रहे हैं कि आप दूसरे मत का पैसा इसमें डाइवर्ट कर रहे हैं। मुझे एक बार सवाल पूरा करने दीजिए। समर्पित है, उसमें क्या घोटाला? ठीक है चंद्रशेखर जी, एक बार सवाल पूरा। मैं बांदी जी मोबाइल टावर के लिए तो नहीं दिया ना। ठीक है बांदी जी, रिलायंस मोबाइल टावर के लिए बांट दिया था पैसा। चंद्रशेखर जी एक मिनट। बांदी जी, मेरा सवाल यह है कि अगर गौठान को लेकर के आपके पास तथ्य हैं तो आप जांच क्या करने जा रहे हैं, और तथ्य नहीं है, जांच के बाद तथ्य मिलेंगे तो आपने पहले से घोटाला कैसे साबित कर दिया? दोनों चीजें बिल्कुल विरोधाभासी हैं। चंद्रशेखर भाई ने जो कहा गौठान को लेकर के, मैं एक बात बता रहा हूं अपराज भाई जी, कि वास्तव में ये बजट नहीं है, ये गांव के जो विकास है, जिन पर सरपंचों का अधिकार था, जो सरपंच अपने गांव के विकास के लिए वो निर्णय करते, 15 वित्त का पैसा, उस 15 वित्त के पैसे पर प्रेशर डाल करके योजना बना करके उसको लिया गया। और दूसरा चीज जिन पैसों पर डीएमएफ फंड का गांव का डेवलपमेंट है, उसको लूट लिया गया, उसको खींच लिया गया, ग्राम का अधिकार को छीन लिया गया। और दूसरा पैसा जो छीन करके उन महिलाओं को भी काम दिया गया, जो अपने महिलाओं को काम दिया गया, चिन्ह करके कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं को भरा है। खरीद रहे हैं बेचारे। आज भी क्या मैंने कहा इनके पास जो आंकड़े हैं 1300 के आंकड़े हैं, और मैं ये कहता हूँ 10,700 गोठान है। इस गोठान में इन लोगों ने 7,000 गोठान में 25 लाख के हिसाब से महिलाओं का सरकार की आहार खा लिया था, गर्भवती महिलाओं का आहार खा लिया था, बच्चों का आहार खा लिया था। और जो कल्पना है महिला बाल विकास के दौर में बच्चों का अनाज आहार खाने का काम किया था, नहीं है, ये काम तो हमने नहीं किया, ना गांव वालों के हित में है। अभी आप गोबर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, महिलाओं को लाभ हुआ, मर रहा, किसानों को लाभ हुआ। रोड में है, एक गाय की मरी, आपने तो भूसेप दबा दिया था। आप और आपके अधिकारियों ने गाय को भूसेप दबा के गौशाला का पैसा खाया था। चंद्रशेखर जी बोलने दीजिएगा, चंद्रशेखर जी बांदी जी को बोलने दीजिए। कुल मिला करके जी बांदी जी बोलिए, सर बोलिए। मैंने कहा है कि पूरे ग्राम पंचायत के पैसों का दुरुपयोग हुआ है। इसमें सरकार ने, जो चंद्रशेखर जी ने कहा है वो सही कहा है कि सरकार का पैसा नहीं है। अरे सरकार हुआ है उनके ग्राम पंचायत को, हक को, उनके अधिकार को, ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ी है, उसमें पैसे को हुआ है भाई साहब। ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होने में बढ़ी है। कह रहे हैं भाई, ठीक है बांदी जी, शुक्ला जी ठीक है। मुझे एक बार रामदास तिवारी जी के पास आने की इजाजत दीजिएगा। दोनों मेहमानों से दरखास्त कर रहा हूं, मुझे एक बार तिवारी जी के पास आने की इजाजत दीजिए। तिवारी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का जो कर्नाटक से जो उन्हें एक मोरल विक्ट्री मिली हुई है, मोरल बूस्टअप मिला हुआ है, क्या हिमाचल और कर्नाटक के बाद यहां पर उनके पास इसका एक मनोवैज्ञानिक बढ़त इसकी वो लेकर के जाएंगे? या आपको लगता है, मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या ये मनोवैज्ञानिक बढ़त भारी पड़ेगी, या ईडी, आईटी और इस तरह से जांच एजेंसियों का पड़ता जो शिकंजा है उसकी वजह से इनका मोरल जो डाउन है वो भारी पड़ेगा? क्या, कहां है मनोस्थिति, कहां है कांग्रेस की इस वक्त? देखिए, दोनों पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए छत्तीसगढ़ चुनौती है। कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि सत्तारूढ़ में है, वो अपनी बड़ी बड़ी योजनाएं लाई है, जिसको श्रेय उसको मिल रहा है, उसकी धरातल स्थिति क्या है। दूसरा, भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय है। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है छत्तीसगढ़, उसकी लगातार चुनाव में जीत भी हुई है। अब विधानसभा चुनाव में उसकी भूमिका किस तरह रहेगी, यहाँ पार्टी के
विधायकों की क्या स्थिति है, संगठन में क्या स्थिति है, सारी लोगों को समीक्षा करके फिर से सरकार लाना एक कठिन चुनौतीपूर्ण काम है। दूसरी ओर भाजपा जो है एक देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान से ज्यादा छत्तीसगढ़ में फोकस कर रही है कि छत्तीसगढ़ को किस तरह से वापस लिया जाए और यहाँ कर जो बेहतर नेतृत्व है उससे लड़ाई कैसी लड़ी जाए। इसलिए जितने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व हैं लगातार छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियां आ रही है। तो दोनों पार्टियां इस समय जमीन से लेकर पार्टी संगठन कैसे काम कर सकता है और कैसे बूथ प्रबंधन हो सकता है, कैसे चुनावी प्रबंधन हो सकता है और जनता को अपने तरफ कौन ला सकता है, इसकी लड़ाई चल रही है। और किसके चेहरे को दागदार बनाया जा सकता है, कौन जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, ये बताने की कोशिश इन दोनों बैठकों में आज देखने को मिली है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में कौन सरकार बनाएगा इसे लेकर बहुत सारे इंपैक्ट जो चल रहे हैं, फैक्टर जो हैं वो काम कर रहे हैं। अगर कर्नाटक की जीत से कांग्रेस को उत्साह बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं उसे परेशान करने के लिए काफी हैं। बीजेपी के लिए अब बहुत ज्यादा परेशानी का सबब यह है कि एक बड़ी हार मिली है, इस बार चुनाव में उसे जीत करके आना है, क्योंकि जिस तरह से पिछली दफे भूपेश बघेल सरकार आई थी, जिस कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री से आई थी, उस गैप को भी पूरा करना है और वो गैप बहुत बड़ा है। इसलिए बीजेपी को काम बहुत ज्यादा करना होगा और कांग्रेस के लिए भी अब उतना आसान नहीं जितना आपसे 2-3 महीने पहले लग रहा था, क्योंकि बार बार जांच एजेंसियों का आना और घोटालों के नाम पर लोगों को गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं ये उनकी इमेज को भी डेंट पहुंचा रहा है। ऐसे में अब बैठकों के ये दौर कितने फायदेमंद होंगे, कितने मुफीद होंगे, ये दीगर बात है। लेकिन असल बात यह है कि जितना बीजेपी और कांग्रेस में, बीजेपी में शायद उतना कम है क्योंकि कांग्रेस सत्तारूढ़ है और सत्ता के साथ ये संक्रमण आता है जिसे गुटबाजी कहते हैं, ये ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में बीजेपी के को उतनी चिंता भले ना हो क्योंकि अनुशासन का डंडा वहां तेजी से चलता है, पर कांग्रेस में ये चिंता जरूर है और शायद मीटिंग इसीलिए हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं राम अवतार तिवारी जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति वांदी जी और चंद्रशेखर शुक्ला जी इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। दर्शकों को नमस्कार।